नमस्कार दोस्तों। पहले हमने रघुवंश महाकाव्य की पंचम सर्ग के 40 श्लोक पढ़ चुके हैं। यह काव्य महाकवि कालिदास द्वारा विरचित है और अभी हम 41 श्लोक से प्रारंभ करेंगे। तस्योपकार्या रचितोपचारा वन्येतराजानपदोपदाभिः मार्गे निवासा मनुचेन्द्रसूनुर्बभूवुरुद्यानविहारकल्पाः। इसका अर्थ है, राजाओं के योग्य तंबुओं में शैया आदि जहाँ पर बिछी हुई है तथा नगरों से आए हुए उपहार स्वरूप सुख साधन सामग्रियों से जो जंगल में बने हुए की भांति नहीं मालूम पड़ रहा है, ऐसे उन महाराज रघु के युवराज अज के मार्ग के निवास स्थान अपनी राजधानी के बगीचों में बने हुए विहार स्थानों के समान ही हुए। जब वो अज किसके पुत्र रघु महाराज के कहाँ जा रहे थे? भोजराज के पास, क्योंकि भोजराज ने जो प्रस्ताव भेजा था उससे प्रसन्न होकर के सहमत होकर के रघुराज अपने पुत्र अज को स्वयंवधु के लिए उन्होंने कहाँ पर भेजा? भोजराज के पास भेजा, क्योंकि वो राजकुमार हो गए थे, बड़े हो गए थे और शादी के योग्य हो गए थे, इसलिए उनके पास भेजा। तो रास्ते में उन्होंने स्वयं के विहार जो बगीचे के समान जो बीच में आ रहे हैं वहाँ पर इन्होंने क्या किया? विश्राम किया। नेक्स्ट, सनर्मदारोधशिशिखरार्द्रैर्मरुद्भिरानिर्तितनक्तमाले निवेशयामास विलङ्घिताध्वा क्लान्तं रजोधुसरकेतु सैन्यम। मार्ग मंजिल को चल करके पूरा किए हुए उन युवराज अज ने जल के कणों से आर्द्र अर्थात शीतल वायु से जहाँ पर चिरविल्व नामक वृक्ष हिल रहे हैं, ऐसे नर्मदा नदी के किनारे पर थकी हुई धूलि से धूसर जिनकी पताकाएं हो रही हैं, ऐसी अपनी सेना को ठहराया। अर्थात जब वो रास्ते में जा रहे थे भोज के पास, तो नर्मदा नदी पड़ी बीच में, तो उन्होंने क्या किया? उस नर्मदा नदी के किनारे अपनी सभी सेना के साथ में ठहरा, जहाँ पर शीतल वायु बह रही थी और चिरविल्व नामक वृक्ष हिल रहे थे शीतल वायु से। तो वहाँ पर धूलि से धूसर जिनकी पताकाएं हो रही थी, किनकी? रघुराज के पुत्र अज की। तो वहाँ पर ये सेना के साथ अपने मार्ग मंजिल को चलकर पूरा किए हुए युवराज अज ने जल के कणों से आर्द्र अर्थात शीतल वायु से जब जा रहे थे, तो जल से युक्त शीतल वायु बह रही थी और चिरविल्व नामक वृक्ष हिल रहे थे। और वो सब कहाँ पर हो रहा था? नर्मदा नदी के किनारे। तो वहाँ पर ये अज अपने सेना के साथ में ठहरे, अर्थात थकावट दूर की। आगे, अथोपरिष्टाद् भ्रमरैर्भ्रमद्भिः प्राक्सूचितान्तः सलिलप्रवेशः निर्धौतदानामलगण्डभित्तिर्वन्यः सरितो गज उन्ममज्ज। सेना ठहरा चुकने के बाद मद के लोभ से ऊपर उड़ते हुए भंवरों से पहले जल में डूबकर जिसका नहाना सूचित हो रहा था, अतएव जल में डूबकर नहाने से जिसके मद धुल गए हैं, ऐसे दोनों गंडस्थल जिसके निर्मल हो रहे हैं, ऐसा कोई जंगली हाथी नर्मदा नदी से निकला। अर्थात जब ये क्या हुआ कि जब ये वहाँ पर नर्मदा नदी के पास में ठहरे हुए थे, तो उस नदी में क्या बोल रहे हैं
कि जो भंवरे उड़ रहे थे उन भंवरों से पहले जल में डूबकर जिसका नहाना सूचित हो रहा था, ऐसे मद से धुल गए हैं। कौन? वो एक हाथी था, गंडस्थल। वो जंगली हाथी नर्मदा नदी से निकल के आ रहा था, तो उसके बारे में बता रहे हैं कि सेना ठहरा चुकने के बाद मद के लोभ से ऊपर उड़ते हुए भंवरों से पहले जल में डूबकर जिसका नहाना सूचित हो रहा था, अतएव जिसके मद धुल गए हैं, ऐसे दोनों गंडस्थल जिसके निर्मल हो रहे हैं, ऐसा कोई जंगली हाथी नर्मदा नदी से निकला। अर्थात क्या कह रहे हैं कि वहाँ पर ठहरे हुए थे नर्मदा नदी के किनारे पर, तो जब वो वहाँ पर ठहर चुके थे अर्थात विश्राम करने के लिए वहाँ पर ठहर चुके थे, उस टाइम पर मद के लोभ से ऊपर उड़ते हुए भंवरों, तो मद क्या होता है? उनके सिर पर हाथियों के एक रस होता है, सुगंध होता है। उस सुगंध के लोभ से उड़ते हुए भंवरों से पहले जल में डूबकर जिसका नहाना सूचित हो रहा था, अर्थात वो भंवरे ऊपर उड़ रहे थे, उनके डूबने से पहले जो हाथी था वो डूबकर नहाकर बाहर आ गया था, ऐसा सूचित हो रहा था। तो उसके मद धुल गए, अर्थात उसके सिर में जो सोम होता है, रस, वो जो सुगंध पदार्थ होता है वो धुल गया, मद धुल गया। और गंडस्थल जिसके निर्मल हो रहे हैं, गंडस्थल अर्थात उनके जो दांत हैं दो, वो निर्मल हो रहे हैं, धुल रहे हैं, ऐसा जंगली हाथी नर्मदा नदी से बाहर निकला। निःशेषविक्षालितधातूनापि वप्रक्रियामृक्षवतस्तटेषु नीलोर्ध्वरेखाशबलेन शंसन्दन्तद्वयेन शमविकुण्ठितेन। जल में डूबकर स्नान करने से जिसमें लगे हुए गैरिकादि धातु अच्छी तरह से धुलकर साफ हो गए हैं, और पर्वत के तट प्रांत पर प्रहार करने से ऊपर की तरफ काली रेखाएं पड़ने से जो चितकावर रंग के हो रहे हैं, तथा पत्थरों से जिनके नोक पिस गए हैं, ऐसे अपने दांतों से ऋक्षवान नामक नर्मदा के पास के पर्वत के तट प्रांतों में किए हुए उत्खात केली अर्थात पत्थरों को दांतों से उखाड़ने के खेल को सूचित करता हुआ वह नर्मदा से निकला वह हाथी सशोभित होने लगा। किसके बारे में बता रहे हैं? वो जो हाथी नर्मदा नदी से बाहर निकला उसके बारे में बता रहे हैं कि जल में डूबकर स्नान करने से जिसमें लगे हुए गैरिक आदि धातु अच्छी तरह से धुलकर साफ हो गए हैं। जो धातुएं उनमें गैरिक आदि लगी हुई हैं उस हाथी में, वो धुलकर साफ हो गए हैं। और पर्वत के तट प्रांत पर प्रहार करने से ऊपर की तरफ काली रेखाएं पड़ने से जो चितकावर रंग के हो रहे हैं किसके? हाथी के ऊपर। तथा पत्थरों से जिनके नोक पिस गए हैं, जो दांत हैं वो पत्थरों में घिसने से उनका जो नोकीलापन होता है वो क्या हो गया? पिस गया है। ऐसे अपने दांतों से ऋक्षवान नामक नर्मदा के पास के पर्वत के तट प्रांतों में किए हुए उत्खात केली अर्थात पत्थरों को दांतों से उखाड़ने के खेल को सूचित करता हुआ वह नर्मदा से निकला हुआ हाथी सुशोभित होने लगा। मतलब हाथी की विशेषताएं बता रहे हैं कि किस किस प्रकार से वह हाथी कहाँ उत्खनन किया, किस पर्वत को उखाड़ा, जिसके कारण से उनके जो नोकीले दांत हैं वो पिस गए हैं। ऐसा हाथी वो नर्मदा नदी से बाहर निकला हुआ सुशोभित लग रहा है। संहारविक्षेपलघुक्रियेण हस्तेन तीराभिमुखः सशब्दं बभौ सभिनन्दनबृहतस्तरङ्गान् वार्यर्गलाभङ्ग इव प्रवृत्तः
अर्थः। बटोरने और फैलाने में जिसके व्यापार जल्दी जल्दी हो रहे हैं, ऐसे अपने सूंड से शब्द के साथ जैसे हो वैसे बड़े बड़े तरंगों को चीरता हुआ नर्मदा के तीर की तरफ मुख किए हुए उस हाथी ने, जैसे हाथी बांधने के स्थान की अर्गला के तोड़ने में प्रवृत्त होने से शोभा होती है, वैसी शोभा पाई। अर्थात जो वो हाथी है वो कहाँ आ रहा है? नर्मदा नदी के किनारे पर। तो क्या बोल रहे हैं कि बटोरने और फैलाने में जिसके व्यापार जल्दी जल्दी हो रहे हैं, व्यापार मतलब बिजनेस, फैलाने और बटोरने में, ऐसे अपने सूंड से शब्द के साथ जैसे हो वैसे बड़े बड़े तरंगों को चीरता हुआ नर्मदा के तीर की तरफ मुख किए हुए उस हाथी ने, जैसे हाथी बांधने के स्थान की अर्गला को के तोड़ने में प्रवृत्त होने से शोभा होती है, वैसी शोभा पाई। किसमें? उस हाथी में। उसी के बारे में सब विशेषताएं बता रहे हैं। आगे देखिए। शैलोपमः शैवलमञ्जरीणां जालानिकर्षन्नुरसासपश्चात् पूर्वं तदुत्पीडितवारिराशिः शरीत्प्रवाहस्तटमोत्सर्प। ये छठवां है, तो 5 ही हम पढ़ेंगे आज भी। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर कल 5 लाएंगे। तो आज 45 हमने पढ़े, तो ध्यान से समझिए इनको, क्योंकि बहुत ही सरल है, कहानी है ये पूरी। और यदि एक बार यदि पढ़ लिए तो आप अच्छे से लिख सकते हैं एग्जाम में। तो आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं फिर और श्लोकों के साथ।